लॉकडाउन फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर आपको कई सारे दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर कम से कम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम टैक्स से जुड़ी आपकी उलझनों को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार के टैक्स गुरु हैं शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लॉकडाउन में भी हमारे लिए आपने वक्त निकाला और दिल्ली से आप जुड़े हैं, जो कि दिल्ली एक रेड जोन में है। कोहली साहब से हम बहुत सारे टिप्स लेंगे, लेकिन इससे पहले बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। लॉकडाउन में टीडीएस के भुगतान को लेकर कंफ्यूजन में है कंपनियां। हम आपको बताएंगे क्या है रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख। रिवाइज और रेक्टिफाइड रिटर्न को एक समझने की गलती ना करें, इसमें है बड़ा अंतर। क्या है वो अंतर, बताएंगे आपको शो में आगे। साथ ही अगर आप उठा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम का फायदा और शेयर मार्केट से भी हो रही है कमाई, तो कितने टर्नओवर पर लगेगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे और लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, दरअसल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सरकार ने कई सारे मुद्दों पे, कई सारे इनकम टैक्स के मोर्चे पे रिटर्न फाइल करने की या बाकी चीज की तारीख बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हैं जिसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। वो है आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने की तारीख क्या है, टीडीएस जमा करने की तारीख क्या है, साथ ही साथ रिटर्न फाइलिंग और टैक्स जमा करने की तारीख क्या है। तो इसमें कंफ्यूजन आखिर क्यों हो रहा है कोहली साहब, आखिर कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि वित्त मंत्री ने तो काफी साफ सुथरे ढंग से बता दिया था, बाद में अध्यादेश भी जारी किया था। अब किस बात को लेकर कंपनियां उधर बुन में है? मेरे ख्याल लक्ष्मण, कंफ्यूजन का कारण भी लॉकडाउन है, क्योंकि कंपनीज के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो भी घर पर बैठे हुए हैं, घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं से कुछ खबर आती है, उस ऑर्डिनेंस को हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें जो टीडीएस काटने की डेट थी, जो कंपनीज अपना रिटर्न फाइल करती हैं, देखिए 30 अप्रैल मार्च के महीने का जो होता है वो 30 अप्रैल तक जमा करना होता है। वैसे 7 तारीख होती है अगले महीने की, परंतु सिर्फ मार्च के महीने के लिए, क्योंकि आखिरी महीना होता है, एडजस्टमेंट्स होती है, 30 अप्रैल होती है। ऐसे ही टीडीएस की जो रिटर्न होती है उसकी डेट होती है 31 मई। इन दोनों डेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ एक परिवर्तन है कि अगर आप टीडीएस को देर से जमा करते हैं, 30 अप्रैल के बाद जमा करते हैं, तो जो उस पर पेनल इंटरेस्ट लगता है 18% के हिसाब से, वो 18 की जगह 9 लगेगा। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यही जब टैक्स जमा होता है लक्ष्मण और रिटर्न जाती है, तब आपका फॉर्म 16 तैयार होकर निकलता है। तो इसलिए कंफ्यूजन ये था कि शायद सारी डेटें बढ़ा दी गई हैं। जी हां, सारी नहीं बढ़ाई गई हैं। ये डेट अपनी जगह जस की तस है। आप अपनी टीडीएस के रिटर्न या हमारे सभी टीडीएस काटने वाले जो लोग हैं, जो लोग 24Q वगैरह फाइल करते हैं, उन सब से हमारी सलाह है कि टाइम से जमा करें। हालांकि 30 अप्रैल निकल गई है, ब्याज चढ़ना शुरू हो गया है, अपना टैक्स जमा कर दे 9% ब्याज लगा के। अगर आपने जमा नहीं किया और 31 मई को निकल गया है, 30 अप्रैल में भी अगर आपने टीडीएस फाइल नहीं किया है तो आपके पास विकल्प है कि आप जो है ब्याज चुका सकते हैं। हालांकि ब्याज पहले जितना चुकाना था उतना ब्याज शायद आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि टीडीएस जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। तो इसलिए शरद कोहली साहब बहुत काम की बात बता रहे हैं। बाद में फिर टैक्स गुरु के पास सवाल आएगा कि हमसे ब्याज मांगा जा रहा है, ब्याज क्यों मांगा जा रहा है, तो पहले सफाई आपको टैक्स गुरु ने दे दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, जयपुर से फोन लाइन पर हैं राजकुमार मीणा साहब। मीणा साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? सर नमस्कार सर, ठीक है सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर मेरे जयपुर में सुरक्षित तो हैं आप? जयपुर में भी स्थिति बहुत खराब है। सर बहुत खराब है, और जहाँ पे मैं हमारी जो ब्रांच है वहाँ तो हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ सर वो तो। बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाकी लोगों को भी कहिए घर से बाहर ना निकलें। बताइए क्या उलझन क्या है आपकी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई? मेरा सवाल ये था कि मेरे ने सर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू एंड ओल्ड टैक्स सिस्टम के लिए क्लियरेंस मांगी है। एंड जो मेरा इस फाइनेंशियल ईयर मेरी जो 9.5 लाख रहेगी, एंड सर जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा सर वो एटीसी में 1.5 लाख है, और एटीसीसीडी एडिशनल पेंशन में उसमें 50,000 है। तो सर मुझे ओल्ड सिस्टम में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स सिस्टम चूज करना चाहिए? कौन से में मुझे ज्यादा बेनिफिट रहेगा? लक्ष्मण, ये देखिए समस्या बनी हुई है, यहां जाएं कि वहां जाएं, जब ना समझ आए यहां जाए वहां जाएं, तो बिना सोचे समझे टैक्स गुरु में चले आए। जी हाँ, हमने आप बता रहे थे, मैंने कैलकुलेशन में लिख रहा था साथ साथ। मेरे हिसाब से आपके पास, मेरे हिसाब से राजकुमार जी, आपका 13,520 रुपए बचता है। 13,520 रुपए बचता है, नोट करिएगा। अगर आप पुरानी रजीम में ही रहते हैं तो अभी वहीं बसे रहिए जहां थे। 13,520 आपकी बचत होगी, तो नए का अभी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है।
तो आप जिसमें हैं उसी बने रहिए, नई उलझन मत लीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ है मुंबई से संजय कुमार जी। संजय जी पूछिए। मैं जो स्लैब आ रहा है मेरा 17 लाख के करीब आ रहा है इस बार सैलरी, तो क्या मुझे पुराने में ही रहना ठीक रहेगा या नया वाला? वैसे तो सैलरी की जो ब्रेकअप होती है वो भी कुछ बताती है, मान लीजिए एचआर है, एचआरए है कि नहीं है, पर 17 लाख का अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको नए रजीम में जाना बेहतर रहेगा। नए रजीम में, क्योंकि उसका कारण हम आपको बता देते हैं। इसलिए है क्योंकि 15 लाख तक आपने देखा होगा जो नया स्लैब सिस्टम आया है उसमें 15 लाख तक कंसेशन है, मतलब 5, 10, 15, 20 आपने देखा होगा इस तरीके से सीढ़ी चढ़ते हैं स्लैब्स। उसकी वजह से जो ही हम 15 लाख को पार करते हैं हम देखते हैं कि अगर हम बहुत सारी और डिडक्शन नहीं ले रहे तो नया रिजीम हमारे लिए संजय जी फायदेमंद हो जाता है। तो 17 लाख पे मैं, हालांकि बाकी डिटेल्स आप नहीं बता रहे, पर मुझे यकीन है, करीब करीब पक्का यकीन है कि आपका नए रजीम में जाने से जरूर लाभ होगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। हालांकि संजय जी और इससे पहले जो कॉलर थे राजकुमार मीणा जी, दोनों के लिए एक बात बता दूं कि आप नए रिजीम में चले भी जाते हैं या फिर पुराने रिजीम में रहते हैं, आपको बाद में लगा कि नहीं हमें दूसरा वाला रिजीम जिसको हमने छोड़ा है वो ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो नए से पुराने में, पुराने से फिर से वापस नए में जा सकते हैं। शर्त एक है कि आपके पास बिजनेस से कोई आमदनी नहीं होनी चाहिए। कोहली साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, रिटर्न फाइल करते टाइम आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, पर पूरे साल जब टीडीएस कट रहा है तो एक बार जो बता दिया वही चलेगा, बिजनेस वाले बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक अगला हमारे पास सवाल आया है ट्विटर के जरिए, माथुर साहब का सवाल है। इनका कहना है, हालांकि इनका जो कहना है वो कई लोग इस वक्त झेल भी रहे हैं, वो ये है कि एम्प्लॉयर ने इनकी सैलरी कुछ महीने काटना शुरू कर दिया है। मार्च में काट लिया होगा, शायद अप्रैल की सैलरी कट कर आई होगी। अब ये जानना चाहते हैं कि जो हर महीने हमसे टैक्स काटा जा रहा है, वो जो कटी हुई सैलरी हर महीने आ रही है उसके हिसाब से टैक्स काटा जाएगा या फिर जो सीटीसी हमारी पहली सैलरी निर्धारित थी उसके हिसाब से टैक्स काटा जाएगा? जो एडजस्टमेंट किया जाता है, जो साल का टैक्स निकाला जाता है, वो टैक्स आपकी एक्चुअल सैलरी पे निकाला जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आपकी कट के सैलरी आ रही है पे कट के बाद, अपने आप जो टोटल टैक्स होता है साल का वो उससे एडजस्ट हो जाएगा और उसी को प्रो रैटा हम बोलते हैं कि हर महीने वो डिवाइड कर दिया जाता है 12 से, उतना ही कटेगा। आप चिंता मत करिए, पे कट हुआ है तो टैक्स कट भी होगा। ये नहीं होगा कि पे कट हो गया और टैक्स उतना ही जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, आपका अपने आप वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं फरीदाबाद से कैलाश मंगला जी। कैलाश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार जी लक्ष्मण जी, कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार कैलाश जी। मेरा सवाल है जी, मैंने कुछ शेयर्स 2002 में खरीदे थे। 2017 में 2017 में सेबी के द्वारा कंपलसरी उन कंपनियों के शेयर्स डीलिस्टेड कर दिए गए हैं। तो उन शेयरों को मैं अब ना ही किसी एनएससी या बीएससी किसी एक्सचेंज में बेच सकता हूं। उनसे जो मेरे को लॉस हुआ है, क्या मैं इस साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूं? जी हाँ कैलाश जी, पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि आपका नुकसान हुआ, डीलिस्ट हुए, किस कारण से हो सकता है कंपनी बंद हो गई। कुछ कंपनीज शेयर्स को बाद में बाई बैक भी कर लेती हैं, कुछ एक कंपनीज करती हैं, कुछ एक शेयर होल्डर्स के लिए, पर मैं मान रहा हूं कि आपका वो भी नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको अगर ये आप सिद्ध कर पाएंगे, मतलब सेबी का जो डीलिस्टिंग की नोटिफिकेशन है, अगर आपके पास उसकी कॉपी है तो आप इसको बाकायदा लॉस क्लेम कर सकते हैं। मैं दोबारा कह देता हूं कैलाश जी, इसको प्रूव एक बार आपको शायद करना पड़ सकता है कि अब आपको ये यहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपने जो कंपनी से वार्तालाप किया है, जो आपने कंपनी से डायलॉग किया, उसका प्रूफ, एक सेबी की डीलिस्टिंग का प्रूफ, दोनों अपने पास संभाल के रखें। कल को पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि साहब मेरा पूरा नुकसान हो गया। फिर से एक बार बहुत अफसोस है हमें आपके नुकसान का। कोहली साहब, इसमें दो सवाल मेरे पास सप्लीमेंट्री है। पहली बात तो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का प्रावधान जो है 2018 से लागू हुआ है। मान लिया इनका शेयर डिलिस्ट हो गया 2018 से पहले, लॉस 2018 से पहले हो चुका है, तो क्या उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं ये? नहीं, क्योंकि लॉस देखा जाए तो लक्ष्मण, जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे तब हो रहा है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आप इंतजार करते रहे कि भाई कंपनी शायद खरीद ले, इसीलिए मैंने प्रूफ की बात करी। ये कागजात पे डिपेंड करेगा, पर मैं मान के चल रहा हूं कि लॉस अब हुआ है, क्योंकि अब ये सामने इनको पता लगा कि अब इसमें से पैसे नहीं आएंगे। तो आपको जब ये एहसास होता है, जब मालूम पड़ता है कि अब इसमें से पैसे नहीं आएंगे, उस साल का ये लॉस लक्ष्मण माना जाएगा।
अच्छा, एक इसमें एक और चीज़, अगर मैं सही हूं या गलत हूं बताइएगा, कि ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है वो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ही करें, इसमें 8 असेसमेंट ईयर तक हमको छूट रहती है करने की, क्यों ऐसा है प्रावधान? अगर हम अभी ना करना चाहें, आगे चल के करना चाहें तो? जी हाँ, बिल्कुल 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 यही प्रावधान है। आप 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव लॉस है तो 4 साल तक कर सकते हैं, वरना आप उसको 8 साल तक कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लक्ष्मण, अगली बार मैं बैठूंगा आपकी जगह, आप बैठेंगे टैक्स गुरु की जगह। नहीं, आपसे मैं सीखता रहता हूं बहुत सारी चीजें। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपके सीए ने बिजनेस लॉस दिखाने में कर दी है गलती, तो क्या है इससे बचने का तरीका। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कई सारी महत्वपूर्ण बातें, उससे पहले शुरू करते हैं एक अहम बात को लेकर, जिसको लेकर हमेशा टैक्स पेयर्स कंफ्यूजन में होते हैं। वह है रिवाइज्ड रिटर्न और रेक्टिफाइड रिटर्न। दोनों में आप बहुत ज़्यादा मिलान मत समझिए, दोनों के एक मत समझिएगा। एक समझेंगे तो कई सारी गलतियां हो सकती है, आगे चलकर आपको मुश्किल में डाल सकती है। आखिर दोनों में क्या अंतर है इस रेक्टिफाइड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में, बताएंगे कोहली साहब। कोहली साहब, क्या है मूल अंतर जो टैक्स पेयर्स को ध्यान रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण, जो रिवाइज रिटर्न होती है वो सेक्शन 139(5) के अंतर्गत होती है। दूसरा फर्क होता है उसमें कि उसको आपने जिस फाइनेंशियल ईयर किया उसका जो असेसमेंट है उसके अंत तक आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। जनरली ये तब कर सकते हैं आप जब आपने पर्टिकुलर्स भरने में कोई गड़बड़ कर दी हो। रिवाइज रिटर्न का अर्थ है आपके पिछले रिटर्न को निरस्त कर दिया जाएगा, नई वाली रिटर्न आपकी सही मान ली जाएगी। और रेक्टिफिकेशन होता है जब कोई मिस्टेक हो गई हो। हालांकि लोग कहते हैं कि साहब मिस्टेक तो रिवाइज करने में भी मिस्टेक होती है, तभी रिवाइज करी जाती है। रेक्टिफिकेशन आप 4 साल तक कर सकते हैं। इसका मतलब 31 मार्च 2016 के बाद आपने जितनी रिटर्न्स में कोई गलती हुई है, आप उसको 31 मार्च 2020, हालांकि अब वो 30 जून हो गई है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन होता है। आप पहले उसको रेक्टिफिकेशन के लिए एक अप्रूवल डालते हैं, एक एनेबल बटन होता है, 1 से 7 दिन में वो अप्रूवल आ जाता है। उसके बाद आप उसको जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं। और रेक्टिफिकेशन जनरली होती है जैसे हमने टैक्स भरने में गलती कर दी, आपका एडवांस टैक्स में गलती हो गई, या कोई और नंबर्स भरने में गलती कर दी, तो सेक्शन 154 के अंतर्गत 143(1) की इंटीमेशन आने के बाद रेक्टिफिकेशन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के सेक्शन अलग अलग हैं, दोनों का जो म्याद दी गई है, जो टाइम लिमिट है, वो अलग अलग है। इसको आपस में मिक्स मत करिए। पर्टिकुलर्स जो चेंज, मान लीजिए नाम में गलती कर दी, बैंक अकाउंट भरने में गलती कर दी, अगर वो करी तो वो फिर रिवाइज के जरिए ही हो सकती है। तो हम सभी दर्शकों को सलाह देंगे कि टाइम लिमिट की और दोनों सेक्शंस की भिन्नता की ध्यान जरूर रखें। एक छोटा सवाल मेरे लिए है कि एक मान लिया जाए रेक्टिफाइड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे आमदनी में कमी या बढ़ोतरी होती है, तो क्या आगे चलकर हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, रेक्टिफाइड रिटर्न के बाद लक्ष्मण रिवाइज रिटर्न नहीं होती है। रेक्टिफाइड रिटर्न खुद ब खुद आपको ऑप्शन देता है कि आप उसमें जाके उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न होता है आप जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके असेसमेंट ईयर के एंड तक आपको लग रहा है कुछ मैं बहुत बड़ी गलती कर गया हूं, अपना नाम या बैंक अकाउंट नंबर गलत भर दिया है, कुछ ऐसी चीज गलत हो गई है, तो पिछली रिटर्न को निरस्त कर दिया जाता है। उसकी जगह 139(5) में नई रिटर्न को मान्य कर लिया जाता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका ध्यान हर दर्शक को, हर टैक्स पेयर्स को रखना चाहिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से, सुनील यादव जी। सुनील जी, क्या दुविधा है आपको टैक्स को लेकर के? हेलो, नमस्ते जी। मेरा केस स्टडी ये है नमस्ते। नमस्ते जी कोहली जी। मेरा केस स्टडी ये है कि लास्ट 2 साल से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। असेसमेंट ईयर 18-19 में मुझे 1,60,000 का लॉस हुआ। मेरे सीए ने वो लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस में दिखाया उसमें, और असेसमेंट ईयर 19-20 में मुझे 79,000 का प्रॉफिट हुआ। मेरे सीए ने सेम प्रॉफिट को स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी दिखाया और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी शो किया। लास्ट ईयर का स्पेक्युलेटिव लॉस उसने सेट ऑफ कर दिया सेम प्रॉफिट को, और उसने यही प्रॉफिट मेरा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी शो कर दिया, जिसके कारण मुझे टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स डिमांड का नोटिस आया, जबकि मैं भी अभी भी 80,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
सीए की गलती की वजह से मुझे 5,700 का टैक्स भरना पड़ा। मेरा सीए बोल रहा है कि उसने सही आईटीआर भरा, टैक्स डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए मैं सीएनबीसी आवाज टैक्स एक्सपर्ट की राय जानना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, और मैंने जो अभी टैक्स पे कर दिया जो कि मुझे पे नहीं करना था, अब मैं उसे रिफंड कैसे करूं और क्या प्रोसेस करना है? जी हाँ, गलती पिछले साल ही हो गई। पहले तो स्पेकुलेटिव जो डेरिवेटिव से इनकम होती है सुनील जी, वो नॉर्मल बिजनेस इनकम में आती है, वो स्पेकुलेटिव में नहीं आती है। पहली तो ये गलती हुई। तो इसका मतलब 17-18 में जो आप कह रहे हैं 1,60,000 का था, वो नॉर्मल बिजनेस लॉस की तरह कैरी ओवर होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी गलती क्या हुई कि दूसरी गलती उसके बाद इन्होंने उसको स्पेकुलेटिव में भी दिखा दिया, नॉन स्पेकुलेटिव में भी दिखा दिया। ये खाली नॉन स्पेकुलेटिव में दिखाया जाना चाहिए था, और उसके बाद टैक्स आ गया वगैरह। मैं आपको खैर रास्ता बताता हूं इसमें से निकलने का क्या है। आप ऐसा करिए कि आप रेक्टिफिकेशन उनको बोलिए कि वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें सेक्शन 154 में। वो 1 से 7 दिन में अप्रूवल आ जाएगा। आपको एक इनेबल बटन दिखेगा। जैसे ही इनेबल बटन आए, 17-18 में जो गलती हुई है, आप पहले उसको ठीक करें कि आपका 1,60,000 वो ठीक हेड के अंदर कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाए। उसके बाद आप अगले साल में जाएं। 18-19 की मैं बात कर रहा हूं। 18-19 में जाके आपने जो गलती हुई है, मतलब उन्होंने डबल दिखाया है और उसको फिर दूसरे में भी दिखा दिया है, नॉन स्पेकुलेटिव में भी दिखा दिया है। उस मिस्टेक को करेक्ट करके आप उसको अपलोड कर दें, अपने आप वो करेक्शन होके और आपका जो पैसा जमा हुआ है वो आपको रिफंड के रूप में आ जाएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है। चलिए, इनकम टैक्स से जुड़े सवालों को यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारे पास जीएसटी जुड़े भी कई सारे सवाल आ गए हैं। उनके सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं। जीएसटी पर सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है कानपुर से उमेश कुमार बेरीवाल साहब का। उमेश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर उमेश बेरीवाल कानपुर से बोल रहा हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ मैं। मैंने नमस्कार डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, बताएं। नमस्ते। मैंने अप्रैल और अक्टूबर 18 में एक नर्सिंग होम खोला था, और अप्रैल 19 में मेरे पास एक मरीज आया। उसने ये कहा कि मुझे जीएसटी बिल चाहिए, जबकि मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, तो अब मैं सही हूँ कि नहीं? मैंने लेटर हेड पे बिल दे दिया इनको। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको प्रणाम है। आजकल लक्ष्मण सभी डॉक्टर्स को हम नमन करते हैं, उनको हम वॉरियर्स कह रहे हैं। और कल तो तीनों के तीनों सेना के अंगों ने उनको सलामी दी और उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया गया। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक सर्कुलर आया था 9/2017 उसका नंबर है। 28 जून 2017 का वो सर्कुलर था। उस सर्कुलर के अंतर्गत ये स्पष्ट कर दिया गया था कि नर्सिंग होम डॉक्टर्स की सर्विसेज जीएसटी के अंतर्गत कवर नहीं होती है। तो आप अपने उन पेशेंट को कहिए भैया, मैंने आपकी बीमारी दूर करी, आप मुझे ये जीएसटी की बीमारी क्यों लगा के जा रहे हैं? मेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। आप सिंपल एक, अगर वो फिर भी उनको जरूरत है किसी कारण से, आप उनको एक लेटर हेड पे या एक अपना कोई बिल आपने इनवॉइस बनाई होगी उस पे आप बनाकर दे दें। कोई जीएसटी आप पे नहीं लगेगा। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने उनको ठीक बताया है। बिल्कुल, आप जीएसटी की चिंता बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल तो कोरोना से जो मरीज हैं उनसे निपटने में अपनी शक्ति को लगाइए। और एक बार मेरी तरफ से भी आपको सलाम, क्योंकि सारे कोरोना वॉरियर को हम लोग सलाम कर रहे हैं, मौका ऐसा है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा रहे हैं और साथ में शेयर मार्केट से भी हो रही है कमाई, तो कितने टर्नओवर पर लगेगा जीएसटी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते नरेश जी। नमस्ते। मैं एक रिटेल दुकानदार हूँ। मेरा सालाना 7 लाख का टर्नओवर है। मैं जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ सर। मैं 1% टर्नओवर टैक्स देता हूँ। ठीक है सर, मेरा प्रश्न ये है, जी हाँ, मैंने स्टॉक मार्केट में कैश और एफएनओ में ट्रेडिंग किया, उसका टर्नओवर करीब 2 करोड़ है। अच्छा, क्या मेरा ये टर्नओवर मेरा रिटेल बिजनेस का जीएसटी का एनुअल रिटर्न में दिखाना पड़ेगा? और टर्नओवर का कितना % दिखाना पड़ेगा? और क्या उस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ? जी हाँ नरेश जी, देखिए जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है उस पर जीएसटी नहीं है। तो आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके दोनों ही प्रोप्राइटरशिप के नाम से होंगे, एक ही पैन नंबर पे दोनों बिजनेस चल रहे होंगे, तो जो आपका रिटेल का बिजनेस है वो अलग रहेगा, जिसकी आपने 60 लाख टर्नओवर बताई, कंपोजिशन करते रहिए।
जीएसटी का शेयर्स के बिजनेस में नरेश जी कोई दखल नहीं रहेगा, आप उसको आराम से करते रहिए, पर इनकम टैक्स के लिए आपको दोनों को जोड़ के रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, लेकिन आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।